जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। मैं विनय आर आप सभी का बाबा साहेब के यूट्यूब चैनल बाबा साहेब सेरोमा थेरेपी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इत्र की कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। इत्र कला और विज्ञान सभ्यताओं की क्रमिक प्रगति के लिए परिपक्व हो गया है, जिसके संकेत सिंधु घाटी सभ्यता में इत्र, जार और मिट्टी के कंटेनरों के रूप में पाए गए हैं। मैं दोहराता हूँ, कितना पुराना इत्र का इतिहास है, कहानी है। इत्र कला और विज्ञान सभ्यताओं की क्रमिक प्रगति के साथ परिपक्व हो गया है, जिसके संकेत सिंधु घाटी सभ्यता में इत्र, जार और मिट्टी के कंटेनरों के रूप में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग म्यूजियम में रखे हुए हैं। पुरातात्विक खुदाई जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हुई थी, में गोल तांबे की तस्वीरों का खुलासा किया है, जिनका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है, जो कम से कम 5000 साल पुराने हैं। इन स्टील के को डेक कहा जाता है, या जो धातु के पात्र होते हैं उनको डेक कहा जाता है। फूलों के पूरी तरह खिलने के साथ पारंपरिक इत्र निर्माताओं ने अपने डेक के साथ पूरे भारत की यात्रा की, ताकि वे अपने ताजे इत्र को ऑन द स्पॉट बना सकें या उसी जगह पर बना सकें, क्योंकि फूलों को अगर एक से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब भी कुछ पारंपरिक इत्र निर्माता अभी भी फूलों की फसल के करीब होने के लिए अपने डेक के साथ यात्रा करते हैं। उनके उपकरणों में थोड़ा बदलाव आया है, अगर बिल्कुल भी नहीं तो थोड़ा तो उसमें परिवर्तन है ही सही। संस्कृत विश्वकोश में इत्र के बृहत संहिता संदर्भ आज भी मिलता है। इन इत्रों का उपयोग धार्मिक सेवाओं, व्यापार और वाणिज्य, शारीरिक आनंद के लिए किया जाता है। गंध युक्ति ने विभिन्न सुगंधों के व्यंजन दिए, जैसे मुंह के इत्र, स्नान पाउडर, धूप और टेल्कम पाउडर। गुलाब जल का निर्माण शायद 19वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था। इत्र के सबसे पुराने आसवन का उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में किया जाता है। हर्ष चरित्र में अगरवुड मतलब ऊद का जो लकड़ी है उसके तेल का उपयोग होता था, उसका उल्लेख है। हर्ष चरित्र में ऊद के तेल या ऊद के इत्र का उपयोग का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में कीमती फूलों और पवित्र पौधों को पानी या वनस्पति तेल में रखकर इत्र तैयार किया जाता था। धीरे धीरे पौधे और फूल अपनी नाजुक सुगंध के साथ पानी तेल को भर देंगे। पौधे और फूल सामग्री को हटा दिया जाएगा या जाता है, और उनकी सुगंध सुंदरता की एक इत्र के रूप में उस ऑयल के अंदर, जो चंदन का ऑयल होता है, उसमें शिफ्ट हो जाती है, उसमें चली जाती है। इन इत्र को तब तक इत्र के रूप में पहना जाता है या लगाया जाता है जब तक कि खुशबू आती रहती है। गंध शास्त्र सुगंध का उपयोग करने वाला एक अच्छी तरह से स्थापित विज्ञान और कला था, जो भारतीय इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित था। इत्र और पुष्प जल या गुलाब जल की कला भारत के गुप्त युग के दौरान अच्छी तरह से स्थापित की गई थी। पूरे प्राचीन इतिहास में मिस्र के लोग अपने इत्र के लिए प्रसिद्ध थे। आवश्यक तेल प्राप्त करने के लिए तेल में सुगंधित लकड़ी के फूलों या स्प्लिंटर के माध्यम से पौधों से सुगंधित पदार्थ निकाला जाता था, जिसे बाद में अन्य तेलों में से जोड़ दिया जाता था या उनके साथ मिला दिया जाता था या डाइल्यूट कर दिया जाता था। सबसे प्रसिद्ध मिस्र में एक इत्र डेल्टा के मेंडेस शहर में बनाया गया था, जिसे रोम में निर्यात किया गया। इसमें बालानोर तेल, लोहबान और राल शामिल थे। मेंडेशियाई इत्र को उत्कृष्टता के लिए मिस्र के रूप में मिस्र के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था। आज पतंगों को दूर रखने के लिए
अलमारी में देवदार का इत्र छिड़का जाता है। कन्नौज भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जो एक प्रमुख इत्र उत्पादक शहर है, जो इसकी शान के लिए जाना जाता है। रेशम मार्ग से जुड़ा यह शहर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के माध्यम से कच्छ में उतरा और उत्तर की तरफ पूर्व से पश्चिम के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार व्यापार और यात्रियों का केंद्र था। इस क्षेत्र में इत्र के निर्माण के बारे में पौराणिक विवरण प्रसिद्ध है। साधु अक्सर सर्दियों के दौरान अपने अलाव में कुछ जंगल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। चारवाहों जो उस क्षेत्र में अपने मवेशियों को चराते थे, इन साधुओं के वहाँ से चले जाने के बाद भी जली हुई लकड़ी से स्थायी सुगंध पाते थे। यह जानकारी कुछ आविष्कारशील लोगों के कानों तक पहुंची और अंत में उन्होंने सुगंधित जड़ी बूटी और जड़ों की खोज की। फिर इत्र का प्रयोग शुरू हुआ और इस तरह पहला इत्र बनाया गया। यह मुगलों के ज़माने में विकसित हुआ और कन्नौज इत्र कुटीर उद्योग का संरक्षण मिला। आयने अकबरी में दर्ज है कि अकबर महान ने अपनी शाही कक्ष को हमेशा फूलों की सुगंध से भरने के लिए सोने चांदी में अंबर, लिग्नम, एलोवेरा के धूम्रीकरण का आदेश दिया। सम्राट अशोक अक्सर मजबूत गंध मलहम का उपयोग करते थे। सम्राट जहांगीर ने नियमित रूप से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले इत्र की निगरानी और व्यवस्था करने के लिए खुशबू दरोगा एक पद बनाया था, जिनका पदनाम एक अधिकारी के रूप में हुआ करता था। आज भी जब आप कन्नौज शहर में प्रवेश करते हैं तो हवा में सुगंध की एक महक आती है। शहर का वातावरण दर्जनों इत्र के मिश्रण से भरी सुगंध से भरा हुआ होता है, जो आपको याद दिलाता है कि इस शहर में सुगंध का कारोबार किया जाता है। इत्र के कुटीर उद्योग को ब्रिटिश लोमड़िया के उपनिवेशक शासन के दौरान लक्षित किया गया था, जिन्होंने इस पुरानी परंपरागत सुगंध कला को अंग्रेजी मादक इत्र के साथ बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो व्यर्थ रहा, क्योंकि इत्र जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है और जो परफ्यूम्स बनते हैं उसमें अल्कोहल डलता है। आज भी इत्र के प्रशंसकों ने इस परंपरा का उपयोग किया है और इसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो ये था इत्र की कहानी के बारे में। कब इत्र चालू हुआ, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, जो कि आपको पुरातत्व संग्रहालय में देखने को मिल सकते हैं, तो वो जार थे मिट्टी के और कंटेनर थे धातुओं के। तो ये सिद्ध करते हैं कि उस समय में सुगंध बनाई जाती थी। आपके कोई भी प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आप इस वीडियो के प्रथम स्लाइड पर जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं और हम तुरंत उसका जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आप छात्र हैं, आप डॉक्टर हैं और अगर आप एरोमा थेरेपी पे कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके जो भी प्रश्न हो आप हमें भेज सकते हैं। हमें इत्र के बारे में जानकारी हम आपको दे पाएंगे। आप अगर चाहें तो इंग्लिश में भी ये वीडियो है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। धन्यवाद और हम अगले